हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री। आज है हमारा 9 चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य। इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक चैप्टर मेरा और 10th वाला बचेगा, चित्र इमारतें। उसके बाद हम 7th क्लास की हिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्या बताती प्रशस्तियाँ? देखो, प्रशस्तियाँ क्या होती है? प्रशस्तियाँ होती है किसी राजा के बारे में कोई चीज़ लिखा गया, ठीक। जैसे मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, मान लो आईएएस वाईएएस बन गया या फिर टीचर ही बहुत अच्छे बन गए, तो उसके लिए आपके बारे में लिखा गया कि ऐसा वैसा फलाने ने ये किया वो किया, इस तरह से, ठीक। क्या बताती है प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मतलब कोई अरविंद नाम का बच्चा स्कूल में नाटक कर रहा था। वो कौन बनना चाहता था? समुद्रगुप्त की उसको भूमिका मिली थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किससे? समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन। आपसे पूछेगा कि इस काव्य की रचना किसने की थी, तो किसने की थी? कवि हरिसेन ने। यह एक विशेष किस्म का किस्सा अभिलेख है, किस्म का अभिलेख है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो आपसे पूछेगा समुद्रगुप्त का अभिलेख किसने लिखा है? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति तो किसने? हरिसेन ने लिखा था। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन भी था। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन बहुत पहले से था। हम अभी देखे थे ना पिछले चैप्टर में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में, जो बालश्री वाला अभिलेख था, उसी से पता चलता है ना कि सातवाहन के जो शासक थे सातकर्णी, उनके बारे में। और इसके बारे में गुप्त काल में इनका महत्व जो है वो और बढ़ गया, जैसे समुद्रगुप्त वगैरह के। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें क्या बताती हैं? कवि ने इसमें बताया गया, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा को युद्ध जीतने वाले राज, देखो कवि ने बताया राजा की एक योद्धा, मतलब उनके बारे में कि राजा वो एक योद्धा है, युद्ध को जीतने वाला राजा है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर इनकी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बारे में बताया। किसने? हरिसेन ने समुद्रगुप्त किसके बारे में किसके बराबर बताया है? भगवान जी के बारे में। प्रशस्ति से लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, देखो ये। उन्होंने इस प्रशस्ति में बताया कि समुद्रगुप्त जो थे वो आर्यावर्त के 9 शासकों को हराए थे, ठीक। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। देखो इसके बाद कौन आते हैं? दक्षिणापथ के 12 शासक। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु का यूज किया गया है। इन सब ने हार मान जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। देखो आपसे उल्टा सीधा क्वेश्चन दे देगा कि किसने किस पुत्री का विवाह किया, किससे किया, तो ये जस्ट उल्टा देगा। दक्षिणापथ के शासक ने क्या किया था? 12 शासक आते हैं, वो हार गए थे, ठीक। उसके बाद समुद्रगुप्त ने, जब इन लोगों ने समर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त ने इन्हें वापस शासन करने की अनुमति दे दी, ठीक। दूसरा आता है हमारा जो बैगनी रंग से दिखाया गया मैप में, पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गए, हमारे असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, तो उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे ये सारे लोग, ठीक, तथा उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। फिर उसके बाद आता है हमारा कुषाण से। कुषाण तथा शक वंश के थे, जैसे जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया मैप में, जिसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह, जस्ट उल्टा दे देता है किसने, मतलब कि मान लो दक्षिणापथ वाले ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसने? कुषाण, शक और श्रीलंका के शासक, इन लोगों ने किया था, ठीक। ये हमारा मैप है, यहाँ से आप देख सकते हो जो मतलब कि अलग अलग कलर से दर्शाया गया, जिस जिस कलर के बारे में मैं बात कर रही थी। वंशावलियाँ क्या होती हैं? इसके पहले हम विक्रम संवत देख लेते हैं। 58 यानी 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने शक पर, जब उन्होंने शकों से विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में क्या करवाया था? शक संवत की स्थापना की थी, ठीक। अधिकांश प्रशस्तियाँ, देखो अधिकांश प्रशस्तियाँ जो हैं वो शासकों के पूर्वज के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी जैसे देखो मान लो अकबर कोई प्रशस्ति बनवाता है, तो वो क्या करता है? अपने बारे में लिखता है, अपने पिता की हुमायूं के बारे में, अपने बाबा के बारे में, बाबर के बारे में। इस तरह से प्रशस्तियाँ भी थी, जो वो भी क्या करती थी? दादा परदादा सबके बारे में लिखाया जाता था। ये लोग, और वो जो थे मतलब समुद्रगुप्त, वो अपने पिता उता के बारे में लिखवाने के बाद अब उनकी माँ जो थी कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपलब्धि धारण की थी। ये सब प्रशस्तियों में लिखा है। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की कि उनके दादा और परदादा महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो है वो बढ़ता चला गया।
समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली इनको पूर्वजों की सूची से ही जानकारी मिलती है ना। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था, मतलब हरा दिया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। किससे? विद्वानों से भरा था। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखो, गुप्त वंश के शासकों के बारे में जैसे हमें अभिलेखों से पता चलता है, सिक्के से, वैसे कुछ अन्य शासक भी थे। जैसे इसमें से हर्षवर्धन थे, उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि इनका हर्षचरित किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने। किसने? हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। उनके दरबारी कवि थे। इसमें हर्षवर्धन के वंशालियों को मतलब देते हुए कि उनके भाई वगैरह से उनके बारे में, उनके राजा तक बनने का सफर का वर्णन है। चीनी यात्री श्वेनसोंग, इनके बारे में तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। काफी समय से हर्ष के दरबार में रहे हैं। आपसे पूछेगा वेनसोंग या श्वेनसोंग किसके दरबार में आए थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। उन्होंने वहां पे कुछ देखा, उसका विस्तृत विवरण भी किया था अपनी पुस्तक में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो थनेश्वर के राजा बने। ठीक है। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, उनके मतलब बहनोई के बहन के हस्बैंड को, तब उसके बाद उन्होंने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी वो आगे उतनी उनको सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कैसे? जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आपसे यही पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय किसको रोके थे? तो हर्षवर्धन को। कहां से बढ़ने के लिए? नर्मदा नदी जब वो पार करके दक्कन की ओर बढ़ने लगे थे। फिर पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। किसका? पल्लवों का। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों दोनों का याद रखिएगा। पल्लवों का कहाँ थे? कांचीपुरम के आसपास क्षेत्र कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और चालुक्यों का जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में फैला हुआ था। आपसे ये पूछता है चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते, मतलब लड़ाई बड़ाई करते रहते थे कि कब्जा करने के लिए, और मतलब जो शहर वहर थे ना उस पे करते थे, ताकि जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबार कवि रवि कृति, उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि उनमें उनके पूर्वज, खासतौर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को किससे मिला था? अपने चाचा से। रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, ये तो हमें पता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी वो खुश नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे की शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की, देखो, चालुक्यों की विजय की जो थी अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए थी। लड़ाई से दोनों 2 वंश जो थे दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्यों के अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किसने किया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? देखो, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। कोई पद जैसे थे आनुवांशिक थे, बहुत सारे पद, जैसे कोई मंत्री था, मंत्री का बेटा भी कुछ ना कुछ मंत्री पद पे बढ़ जाता था। राजा का बेटा तो राजा होता ही था। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आते गए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति रखने वाले समर्थनों को जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जैसे अनुवांशिक अर्थात बेटे अपने पिता के बाद पद पाते थे, लेकिन कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। ठीक, हरिशेर जो थे वो भी अनुवांशिक पद पे ही थे, अपने पिता की तरह वो महादंडनायक अर्थात न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पे काम करता था, मतलब वो महादंडनायक भी हो जाता था और वह सारा चीज एक साथ करते थे। ठीक, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला रहा होगा। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, शार्थवाह यानी व्यापारी के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों जैसे प्रधान लोग वाले लोग भी रहते होंगे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना राज्य जो है वो स्वतंत्र स्थापित कर लेते थे। उनके पास बहुत सारा पैसा वैसा हो जाता तो खुद स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना।
कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही और साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनको कुछ भूमि दान दे मतलब भूमि दिया जाता था कि आप इस पे वो करिए, आप अपना जीवन चलाइए। दी गई भूमि से वह कर वसूलते थे, मतलब कि यहाँ से कर वसूलते, जिसमें वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वो इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। किस तरह के? इस तरह के जहाँ कभी कभी शासक दुर्बल होते थे, तो कभी कभी शासक जो होते इतने पैसा हो जाता था कि वो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों में अभिलेखों की कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। पल्लव के जो अभिलेख थे उनमें इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसको सभा कहते थे। यह सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी में जुटे रहने का काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। याद रखिएगा, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, जिन इलाकों का भूस्वामी ब्राह्मण नहीं था, उसको क्या कहा गया? उर। नगरम व्यापारी का एक संगठन का नाम था। ठीक है। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यक्तियों का नियंत्रण होता था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं जो शताब्दियों तक काम करती रही, मतलब बहुत टाइम तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग की जिंदगी देखो, आम लोग की जिंदगी जनसाधारण के जीवन में एक बहुत झलक जो है हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों की एक रोचक बात यह है कि राजा अधिकांश ब्राह्मणों जो थे वो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग और महिला जो थे वो प्राकृतिक भाषा यूज करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो, आपसे पूछ लेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है, तो याद रखिएगा कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। शकुंतला नाम की, मतलब दुष्यंत और शकुंतला नाम की युवती की प्रेम की कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी यात्री फाशियन इन मतलब ध्यान को देखा, दुर्गति को देखा कि किस तरह लोगों को अछूत माना जाता था, कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। उसने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उससे व्हाट्सअप करिएगा।